हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। फ्रेंड्स, ये महामैराथन की क्लास में आज हमारी ये फोर्थ क्लास है और 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्रीवियस क्लासेस को अटेंड करें अच्छे से। और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो पढ़े हैं, जो भी इस पे प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपके, तो आप लोग उनका अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और चूँकि मिक्स प्रैक्टिस सेट में आपको 40 क्वेश्चन थे, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। बाकी पीडीएफ वगैरह मैं आप टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पीडीएफ से भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, चूँकि बहुत अब समय लिमिटेड ही बचा हुआ है आपके पास। और आपकी जो कंप्यूटर की और यूपी जेके के महामैराथन जो क्लासेस हैं, उनको मैं एक-एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, आप लोग उसके लिए टेंशन ना लीजिए। और कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक आपका कोई छूटेगा नहीं। एक-एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यूपी जीके और कंप्यूटर के जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए, वो सभी क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जिसका लेवल अच्छा खासा लेवल है, वो सभी क्वेश्चंस आपको मैं एक वीडियो में लगभग 3-3 घंटे का वीडियो होगा, 3-4 घंटे में पूरा यूपी जीके और आपका एक कंप्यूटर की क्लास दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। और तो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फोर्थ क्लास है। इसमें हम लोग संपूर्ण फूड केमिस्ट्री जितना आपका 65 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है, उसी को कवर करके चल रहे हैं इस सीरीज में। आइए देखते हैं आज फोर्थ क्लास को। और इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए समझ लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सेवाओं की आवश्यकता स्वास्थ्य बनाए रखने और बहाल करने के लिए किसके द्वारा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका नर्स, बी है आहार विशेषज्ञ, सी है आपका सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका जो सेवाओं की आवश्यकता होती है उसमें हमारे जो नर्सेज होती हैं वो भी अहम भूमिका निभाती हैं। आपके आहार विशेषज्ञ जो होते हैं डाइटिशियन, वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और आपके जो सामाजिक सोशल वर्कर होते हैं वो भी अपना कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पोषण को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका भोजन का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ फूड में। ऑप्शन नंबर बी है भोजन और स्वास्थ्य के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर सी है शरीर की वृद्धि, विकास और रख-रखाव में पोषक तत्वों की भूमिका। और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी है। जो न्यूट्रिशन जो डिफाइंड किया गया है उसमें आपका ये साइंस ऑफ फूड भी है, भोजन का विज्ञान भी है ये। और भोजन और स्वास्थ्य के बीच में एक रिलेशन ये क्रिएट करता है, तो ये भी रिलेशनशिप ऑफ फूड्स टू हेल्थ। तो इसमें बी भी होगा। और ऑप्शन नंबर जो आपके पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक और वृद्धि और विकास दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट होगा, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है आपका वसा, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है वही उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा विटामिन्स हो जाएगा। विटामिन्स आपका जो ये न्यूट्रिशन में नहीं आता, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते ये। तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन्स हो जाएगा हमारा। बाकी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी न्यूट्रिशन में आते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारतीय आहार में कुल ऊर्जा का कितना परसेंट प्रोटीन से प्राप्त होता है? फर्स्ट है 1 से 5%, बी है आपका 10 से 15%, ऑप्शन सी आपका 20 से 25%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 50 से 65%। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो जो आपका आपके इंडियन डाइट में जो होते हैं कुल ऊर्जा का लगभग 10 से 15% जो होता है ये प्रोटीन से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय आहार में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है?
ऑप्शन फर्स्ट है 20 से 40%, ऑप्शन बी आपका 30 से 50%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 60 से 80%, ऑप्शन नंबर डी है आपका 70 से 90%। जो हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है वो आपका अप्रॉक्स 60 से 80% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, ठीक है। 60 से 80% के मिड में आपको कार्बोहाइड्रेट से जो टोटल ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसमें से कार्बोहाइड्रेट से जो हमको एनर्जी प्राप्त होती है वो आपका 60 से 80% होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। फर्स्ट है आपका वसा, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है आपका दोनों यानी कि बी एंड सी, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बी एंड सी मतलब बोथ आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पोषण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और हस्तक्षेप गतिविधियों की देखभाल कौन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन बी आपका WHO, ऑप्शन नंबर सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी आपका उपर्युक्त सभी। पोषण के जो इंटरनेशनल क्षेत्र पे इंटरनेशनल में अगर देखा जाए उसमें जो आपके पोषण के क्षेत्र में वर्क करते हैं तो आपका FAO भी काम करता है, उसी लिए WHO भी काम करता है और यूनिसेफ भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। और आपका जो FAO होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका FAO का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो FAO की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 1945 में इस्टेबल हुआ था ये, ठीक है। और आपका आपका जो WHO है इसकी भी आप लोग इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो WHO की आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1948 ईस्वी में हुई थी। और ये डेडिकेटेड है आपका, डेडिकेटेड टू ग्लोबल आपका हेल्थ के लिए ये काम करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये आपका जिनेवा में पड़ता है, जिनेवा आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और ये 1948 में इस्टेबल हुआ था। और हम लोग आई थिंक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, मे बी, अगर जहाँ तक मैं क्लियर हूँ। और जो आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ का आपका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस फंड, ओके, आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। और इस ये स्टेबल हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में आपका पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका जो आपका इसका मिशन जो है, उद्देश्य इसका है वो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए ये काम करता है जो यूनिसेफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, विकासशील देशों जैसे भारत में शिशुओं और पूर्व विद्यालय के बच्चों में आम पोषण समस्या कौन सी है। फर्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन बी हमारा एनीमिया, ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे विकासशील अभी देश हैं जहाँ पे बच्चों को सही पोषण नहीं मिल पाता है उनमें आपके प्रोटीन की ऊर्जा में प्रोटीन्स की वजह से उनमें कुपोषण हो जाता है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है बच्चों में, विटामिन ए की कमी हो जाती है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। शब्द न्यूट्रिश की जड़ का अर्थ क्या है, आपको बताना। द रूट वर्ड न्यूट्रिश मीन्स, ऑप्शन फर्स्ट है पोषण देना, बी आपका पोषित करना, सी है सुरक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका जो न्यूट्रिश का, अगर इसका वर्ड देखा जाए, न्यूट्रिश का मतलब समझा जाए, तो इसका जो पोषण देना भी इसका होता है पोषित करना, और सुरक्षा देना भी, हमको पोषण कहीं ना कहीं से सुरक्षा भी देता है न्यूट्रिशन। और तो इसका इसलिए जो करेक्ट उपयुक्त आंसर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उचित जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, 9 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। जनसंख्या में बीमारी के दर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका नेटिलिटी, बी है आपका मार्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है मॉर्बिडिटी, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों, यानी कि बी एंड सी। तो जो पॉपुलेशन में बीमारी की दर जो होती है, रेट होती है, उसको मॉर्बिडिटी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, रुग्णता। हिंदी में इसको रुग्णता बोलते हैं और इंग्लिश में मॉर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण संबंधित कौन रोग नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट है मधुमेह मेटिलस, ऑप्शन बी आपका एनीमिया, सी है थायराइड विकार, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्टियोमलेशिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, इसमें डायबिटीज मेलिटस जो होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका पोषण संबंधी रोग नहीं है, बाकी सारे पोषण से संबंधित रोग हैं। आपका एनीमिया, इसमें आपके आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की वजह से होता है। ऑस्टियोमलेशिया आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। थायराइड भी आपका इसी से है। तो आपके जो ये तीनों विकल्प दिए गए हैं, ये पोषण संबंधी आपके आपके रोग हैं। बाकी जो इसमें मधुमेह मेलिटस है, ये पोषण संबंधी कमी की वजह से नहीं होता है ये रोग, बाकी सारे पोषण की कमी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। और हम लोग को ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखना है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम ना लॉस हो, आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते करते चलना है। बाकी जहाँ एक्सप्लेन करने की बात होगी मैं वहाँ करता रहूँगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय पोषण नीति सरकार द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी, ठीक है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी बोला जाता है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ठीक, राष्ट्रीय पोषण नीति। और ये गवर्नमेंट के द्वारा कब अपनाई गई थी आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1991 में, बी आपका 1993 में, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा, ठीक है, 1993। और ये आपकी जो नीति थी राष्ट्रीय पोषण नीति, ये इसका जो मिशन था, उद्देश्य एक ही था कि जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी हम आपको सभी को, मतलब जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो सब आपके जो सक्षम नहीं हैं न्यूट्रिशन लेने में, पोषण नहीं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा पोषण उनको प्रदान किया जाता था। और इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चली थी आपकी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं पोषण की कमी से, तो उन पोषण को कुपोषित जो बच्चे हो जाते हैं, तो समाज से कुपोषण को दूर करने के लिए इसको चलाया गया था। और कई सारी अभी भी कई सारी योजनाएं चलती हैं इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। एनएनपी एनएनपी को किस विभाग के तहत अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महिला और बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य और नागरिक आपूर्ति, और ऑप्शन नंबर डी है खाद्य और पोषण बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इसको इसके तहत अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। एनएनपी का मिशन सभी के लिए पोषण की इष्टतम स्थिति प्रदान करना था, लेकिन विशेष प्राथमिकता किसे दी गई थी। मतलब आपका जो एनएनपी आपका राष्ट्रीय पोषण नीति जो चलाई गई थी, वो सभी के लिए था कि पोषण सबको प्रदान हो, लेकिन जो खास करके विशेष मतलब किस चीज़ पे फोकस किया गया था, किसके लिए ज़्यादा इस पे जोर दिया गया था, वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है महिलाओं के लिए, बी है माताओं के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी चला था। जो माताएं थी वो बच्चों
इन सभी के लिए चला था कि इनको कुपोषण से बचाया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इन सभी माताओं, महिला जो आपके वुमेन्स थी, मदर्स थी, चिल्ड्रन जो थे, बच्चे थे, उन सभी को टारगेट करके ये चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण नीति का प्रत्यक्ष और अकाल्पनिक हस्तक्षेप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सुरक्षा जाल का विस्तार, बी आपका खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यक खाद्य पदार्थों का संवर्धन, और ऑप्शन नंबर डी आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा खाद्य सुरक्षा हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालिक हस्तक्षेप या अप्रत्यक्ष नीति साधन नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्पादन और प्रदर्शन के माध्यम से आहार पैटर्न में सुधार करना, बी है आपका क्रय नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना, ऑप्शन सी है खाद्य मिलावट की रोकथाम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा कम लागत वाले पौष्टिक भोजन को लोकप्रिय बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सबसे परफेक्ट आंसर होगा, कम लागत वाले पौष्टिक भोजन को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, जो जो सस्ते में पोषण मिल जाए उसको पौष्टिक भोजन के लोकप्रिय बनाना हो, इसका जो मुख्य उद्देश्य था यही था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 17 है आपका। पोषण हस्तक्षेप नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन चल रहा कार्यक्रम चुना गया था? ऑप्शन फर्स्ट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, बी है आपका मौखिक पुनर्जली उपकरण उपचार कार्यक्रम, ऑप्शन सी है आपका एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए जो आपका चुना गया था वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICD। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये कार्यक्रम था, इसको चलाया गया था। आप लोग को ध्यान में रखना है, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूट्रिशन से, ये इंपॉर्टेंट है पोषण से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको देख लेंगे तो आपका जो पोषण से संबंधित जो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 है। सामूहिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कितने खाद्यान्न की उपलब्धता आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है 115 किलोग्राम, बी है आपका 165 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 215 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 265 किलोग्राम। तो जो सामूहिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष खाद्यान्न की आवश्यकता होती है वो आपका 215 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, 215 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। ऑस्मोफिलिक ईस्ट किस गतिविधि पर बढ़ सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 0.6, बी आपका 0.76, सी आपका 0.85, ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.91। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, 0.6 से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। फोम में एक जलीय सतत अवस्था और एक फैलाव अवस्था होती है। ऑप्शन फर्स्ट है लिक्विड यानी तरल, बी है ठोस, सी है आपका इमल्सन, ऑप्शन डी है गैसीय। तो फोम में जो एक जलीय सतत अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, गैसीय। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। मध्यम अम्लीय भोजन का पीएच कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 3.7 से कम, बी आपका 3.7 से 4.5, ऑप्शन सी आपका 4.5 से 5.3, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका 5.3 से 7.0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो मध्यम अम्लीय भोजन होता है उसका जो पीएच मान होता है उसकी पीएच वैल्यू 4.5 से 5.3 होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा। तेल बीज प्रोटीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा अवांछनीय स्वाद उत्पन्न करता है? ऑप्शन फर्स्ट है एल्डिहाइड्स, बी आपका कीटोन्स, सी आपका असंतृप्त वशाम्ल, ऑप्शन नंबर डी है आपका संतृप्त वशाम्ल। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनसल्टेड फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, असंतृप्त वशाम्ल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। निर्वात में भंडारण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोबेरिक भंडारण, ऑप्शन नंबर बी है आपका वैक्यूमनाइजेशन, ऑप्शन सी है हाइपरबेसिक भंडार, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, हाइपोबेरिक भंडारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, हाइपोबोरिक स्टोरेज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। हेलोफिलिक बैक्टीरिया किस जल गतिविधि पर बढ़ सकते हैं? आपको बताना जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस जल की गतिविधि पे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 0.65, बी आपका 0.76, ऑप्शन सी आपका 0.85 एंड ऑप्शन नंबर डी आपका 0.91। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका 0.76 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका रोगजनकों को हटाता है जिसमें विषाणु भी शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है विसंक्रमण, ऑप्शन नंबर बी आपका निष्फलन और ऑप्शन सी आपका दोनों यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन डी है कीटाणुनाशक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, निष्फलन उसको बोलते हैं हिंदी में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विधि द्वारा निष्फलन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गामा किरणें, ऑप्शन बी है आपका टिंडलाइजेशन, ऑप्शन सी आपका ग्लास निस्पंदन, ऑप्शन नंबर डी है गुड ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लूटारिल ग्लूटारेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त सभी। ट्वेंटी सिक्स का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूटार एल्डिहाइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। हॉट एयर ओवन द्वारा निष्फलन के लिए पसंदीदा तापमान और अवधि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 160 डिग्री सेल्सियस प्रति 2 घंटे, ऑप्शन बी आपका 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स एंड ऑप्शन सी है 180 डिग्री सेल्सियस 0.5 आवर और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। मानव शरीर से संबंधित अपशिष्ट किस विधि द्वारा निष्फलन किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका हॉट एयर ओवन द्वारा, बी आपका दहन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है इनिस्पेशन से, ऑप्शन नंबर डी है टिंडलाइजेशन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दहन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा नमी युक्त उष्मा द्वारा निष्फलन का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑटोक्लीविंग, ऑप्शन बी आपका टिंडलाइजेशन, सी है आपका इनिस्पेशन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का गलत संयोजन है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पाश्चुरीकरण होल्डर विधि 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका टिंडलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट और ऑप्शन सी आपका ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनिस्पेशन 80 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाश्चराइजेशन होल्डर मेथड 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकेंड, यही आपका रॉन्ग है, आपको गलत संयोजन बताना था, यही राइट है, बाकी इसमें आपका ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पाश्चुरीकरण की प्रभावशीलता की जांच करता है? फर्स्ट है फास्फोटेज परीक्षण, बी है आपका कॉलीफॉर्म परीक्षण, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन नंबर आपका डी है एलजे मीडिया टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आपका जो फॉस्फेटेज परीक्षण भी होता है और कोलीफॉर्म परीक्षण भी होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा निस्पंदन निष्फलन का उदाहरण है?
ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है साइड्स फिल्टर, बी है आपका ग्लास फिल्टर, ऑप्शन सी है मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका साइड्स फिल्टर भी होता है, ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर, ये तीनों होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, कोल्ड स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? आईआर विकिरण के द्वारा, बी आपका यूवी विकिरण मतलब यूवी लाइट से, ऑप्शन सी है आपका आयनीकरण विधिकरण से, और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, आयनीकरण विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निस्पंदन निष्फलन के लिए किस सूक्ष्मजीव को नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट आपका ब्रेम्बिडिमोनास डिमोनिटा, ऑप्शन बी है बैसिलस सबटिलिस, ऑप्शन सी है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, और ऑप्शन नंबर डी आपका बैसिलस पुमिलिस। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ब्रेम्बिडिमोनास डिमोनिटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। अगला क्वेश्चन है 35, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कौन सा स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है आपका क्वालिटी क्यूएमएस के लिए। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है ISO 14001, ऑप्शन नंबर बी है ISO 9001, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ISO 22000, ऑप्शन नंबर डी है ISO 18001। जो क्यूएमएस के लिए आपका यूज होता है वह स्टैंडर्ड्स आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो आपका यूज होता है वो आपका ISO 9001 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ISO 9001। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, वास्तविक मूल्य और मापे गए मूल्य के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वास्तविक मूल्य बार बार किए गए मापों का औसत होता है, जबकि मापा गया मूल्य एकल परिणाम होता है। एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा वास्तविक मूल्य हमेशा मापे गए मूल्य से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी है मापा गया मूल्य त्रुटियों से प्रभावित हो सकता है, जबकि जो वास्तविक मूल्य होता है वो त्रुटि मुक्त होता है। और ऑप्शन डी हमारा वास्तविक मूल्य और मापे गए मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं होता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जो आपको बताना व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा, जो आपका मापा गया मूल्य त्रुटियों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक उसका रियल वैल्यू होती है वो त्रुटि मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मापा गया मूल्य त्रुटि से प्रभावित हो सकता है, बट जो आपका रियल वैल्यू होती है, वास्तविक मूल्य होता है, वो आपका त्रुटि मुक्त होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, माप की परिशुद्धता से तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है मापा गया मान वास्तविक मान के निकट कितना निकट है। ऑप्शन बी हमारा औसत के चारों ओर दोहराए गए मापों का प्रसार। ऑप्शन सी है मापे गए और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा मापा गया मूल्य सैद्धांतिक मूल्य के कितना निकट है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा औसत के चारों ओर दोहराए गए मापों का प्रसार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका। द स्पीड ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स अराउंड द मीन्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, और आप लोग को क्वेश्चन का लेवल देख के पता चला होगा कि ये कंटेंट समझ लीजिए छाटने में बहुत ही, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के संदर्भ में आंतरिक मानक क्या है? आपको बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री व्हाट इज द इंटरनल स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट आपका एक नमूना जो अंशांकन वक्र यानी कैलिब्रेशन वक्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा एक ज्ञात पदार्थ जो उपकरण की प्रतिक्रिया को बाहरी कारकों के अनुसार समायोजित करता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा एक रासायनिक मानक जो बाह्य अंशांकन यानी कि एक्सटर्नल कैलिब्रेशन में उपयोग किया जाता है।
और ऑप्शन डी हमारा एक संदर्भ सामग्री जिसे विश्लेषण के दौरान परिवर्तनशीलता को ठीक करने के लिए नमूने में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार फिर से। जो विश्लेषणात्मक आपका केमिस्ट्री आपका एनालिटिक केमिस्ट्री में जो इसका मतलब होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, एक संदर्भ सामग्री जिसे विश्लेषण के दौरान एक संदर्भ सामग्री जिसे विश्लेषण के दौरान परिवर्तनशीलता को ठीक करने के लिए नमूने में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, गुणवत्ता नियंत्रण में नियंत्रण चार्ट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है किसी कंपनी के समग्र प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा समय के साथ किसी प्रक्रिया में परिवर्तन की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहे। और ऑप्शन नंबर सी हमारा कर्मचारियों की दक्षता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका ग्राहक संतुष्टि डेटा को विश्लेषण करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका होगा कि समय के साथ किसी प्रक्रिया में चेंजेस यानी परिवर्तन की निगरानी करने और वो सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्वीकार सीमाओं के भीतर रहे। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, उसको मॉनिटर करना होता है वेरिएशन, जो उसके प्रोसेस का वेरिएशन ओवर टाइम एंड इंश्योर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, नियंत्रण चार्ट में नियंत्रण सीमा क्या दर्शाती है। फर्स्ट है आपका प्रक्रिया का लक्षित मूल्य। ऑप्शन नंबर बी है आपका समय के साथ औसत प्रदर्शन। और ऑप्शन नंबर सी हमारा वो सीमा है जिनके भीतर प्रक्रिया को, आई थिंक ये नहीं रिपीट नहीं, ठीक है, वो सीमा है जिनके भीतर प्रक्रिया को बिना नियंत्रण से बाहर हुए संचालित होने की उम्मीद होती है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला उच्चतम संभव मूल्य, जो आपकी नियंत्रण कंट्रोल आपका लिमिट होती है उसको वो क्या आपको प्रेजेंट करती है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा कि वो सीमाएं जिनके भीतर प्रक्रिया को बिना नियंत्रण से बाहर किए हुए संचालित होने की उम्मीद होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, प्रयोगशालाओं में दक्षता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट है समान मानक का उपयोग करने वाली अन्य प्रयोगशालाओं के साथ प्रयोगशाला के प्रदर्शन की तुलना करना। ऑप्शन बी है आपका सबसे किफ़ायती परीक्षण विधि की पहचान करना। और ऑप्शन नंबर सी है प्रयोगशाला कर्मचारियों की उत्पादकता का मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन डी है आपका किसी प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन का निर्धारण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा टू कंपेयर लैबोरेटरीज परफॉर्मेंस विथ अदर लैबोरेटरीज यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, मतलब एक समान मानक से उपयोग की जाने वाली जो एक प्रयोगशाला है, लैबोरेटरीज है, और दूसरी लैबोरेटरीज के साथ उसका तुलनात्मक आपका प्रदर्शन उसका परफॉर्मेंस में कंपेयर करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में आमतौर पर क्या शामिल होता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोगशाला उपकरणों की सटीकता को मापने के लिए इन हाउस जांचों की एक श्रृंखला करना। बी है आपका यह ज्ञात मानक या मानकों के सेट के विरुद्ध मूल्यांकन के लिए परीक्षण परिणामों की बाहरी संगठन को प्रस्तुत करना। एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका समय समय पर प्रयोगशाला उपकरणों का पुनः अंशांकन यानी कि रिकैलिब्रेशन करना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रयोगशाला सेवाओं पर ग्राहक प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण करना। तो 42 का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा परफेक्ट, वो आपका होगा एक ज्ञात मानक या मानकों के सेट के विरुद्ध मूल्यांकन के लिए परीक्षण परिणामों को बाहरी संगठन को प्रस्तुत करना। ठीक है, आपको सबमिट करना होता है वो सबमिटिंग टेस्ट रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आपका। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार प्रतिक्रिया की दर निम्न में से समानुपाती होती है। आपको बताना है जो द्रव्यमान का आपका लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्रतिक्रिया की दर होती है, ठीक है, रिएक्शन आपका जो होता है उसके समानुपाती होता है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्पादों की सांद्रता के वर्ग के अनुपात समानुपाती होता है। बी है आपका अभिकारकों की सांद्रता के उनके संबंधित घात तक बढ़ाए गए गुणनफल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका संतुलन पर उत्पादों की सांद्रता। और ऑप्शन नंबर डी है संतुलन पर अभिकारकों की सांद्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता के उनके संबंधित घात तक बढ़ाए गए गुणनफल के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट राइज टू दियर रिस्पेक्टिव पावर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, प्रवीणता परीक्षण में जेड स्कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो आपका जेड स्कोर होता है वो आपका किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोगशाला परिणामों और स्वीकृति वास्तविक मान के बीच परिवर्तन को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है प्रयोगशाला के उपकरणों की परिशुद्धता की गणना करने के लिए। ऑप्शन सी आपका प्रयोगशाला के वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए। एंड ऑप्शन डी है आपका प्रयोगशाला के कार्य प्रवाह क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, जो प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है, उसके रिजल्ट यानी कि परिणामों और स्वीकृति वास्तविक मान के बीच परिवर्तन को मापने के लिए इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट आपका राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रयोगशाला परिणामों और स्वीकृति वास्तविक मान के बीच परिवर्तन को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 है हमारा, जेड स्कोर की गणना का सूत्र क्या होता है। फर्स्ट है आपका जेड इक्वल एक्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। बी है आपका जेड बराबर एक्स प्लस मीन्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी है आपका जेड इक्वल मीन्स माइनस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन डी है आपका जेड इक्वल एक्स और मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन, देन अपॉन मीन्स आपका औसत, मतलब जेड बराबर एक्स इंटू मानक विचलन आपका बटा औसत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका जेड बराबर एक्स माइनस एवरेज जो होता है आपका, ठीक है, मीन्स यानी कि औसत अपान मानक विचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ये हमारा फार्मूला होता है जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जेड बराबर एक्स माइनस मीन्स अपान आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, द्रव्यमान क्रिया के नियम के सामने स्थिरांक यानी के का महत्व क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यह संतुलन पर प्रतिक्रिया की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। बी है यह प्रतिक्रिया की गति को दर्शाता है। ऑप्शन सी है यह जारी या अवशोषित की गई ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका यह संतुलन पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता को अनुपात को दर्शाता है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट होगा। यह संतुलन पर प्रतिक्रिया की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 46 का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, पोलेरीमीटर द्वारा मापा गया प्रकाशीय घूर्णन निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट है घोल का तापमान पे। बी आपका पोलेरीमीटर ट्यूब की लंबाई पे डिपेंड करता है। सी आपका दृष्टि सक्रिय यौगिक पे कि उसकी सांद्रता पे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी पे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो आपका पोलरीमीटर द्वारा मापा गया प्रकाशीय घूर्णन होता है वो आपका घोल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है, और उसकी लेंथ, और पोलरीमीटर की ट्यूब पे भी डिपेंड करता है, जो पोलरीमीटर की लंबाई होती है ट्यूब की, और आपका उसका जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एंड तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 हमारा, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन यानी कि एसपीई का मुख्य उद्देश्य आपको बताना क्या होता है। फर्स्ट में आपका नमूने से विश्लेषणकर्ताओं यानी कि जो आपके एनालाइस्ट होते हैं को सांद्रित और शुद्ध करना। बी आपका किसी मिश्रण के वाष्पशील घटकों को अलग करना। ऑप्शन सी है अज्ञात यौगिक की आणविक संरचना की पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी है आपका किसी घोल के अपवर्तनांक को मापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नमूने से विश्लेषणकर्ताओं के सांद्रित और शुद्ध करना, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन एक एसपीए का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट है नमूने से प्रोटीन को अलग करना होता है। बी है आपका जटिल मैट्रिक्स से कार्बनिक यौगिक को अलग करना तथा सांद्रित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका मिश्रण में गैसों को अलग करना। और ऑप्शन डी है आपका विभिन्न पदार्थों के क्वथनांकों को मापना।
इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा जटिल मैट्रिक्स से कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको अलग करना और उनको सांद्रित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। टू सेपरेट एंड कंसंट्रेट ऑर्गेनिज कंपाउंडेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। गुरुत्वीय विश्लेषण के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है नमूने द्वारा प्रकाश के अवशोषण का मापन। ऑप्शन बी है आपका नमूने की चालकता यानी कंडक्टिविटी का मापन। ऑप्शन सी है नमूने में तापमान परिवर्तन का मापन। और ऑप्शन डी हमारा रासायनिक परिवर्तन के बाद नमूने के द्रव्यमान का मापन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के बाद नमूने के जो उसका द्रव्यमान का मापन हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास आफ्टर ए सैंपल अंडरगोज टू ए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी से आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा। बैलोमेट्रिक विश्लेषण में टाइट्रेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है नमूने में विश्लेषणकर्ता के साथ प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन बी आपका विश्लेषणकर्ता के लिए एक विलायक प्रदान करना। ऑप्शन सी है आपका प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट के रूप में कार्य करना। और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतिक्रिया के दौरान तापमान बनाए रखना। जो आपका बैलोमेट्रिक विश्लेषण में टाइट्रिक का जो प्रथम उद्देश्य होता है आपका, वो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो टू रिएक्ट विद द एनालिस्ट इन द सैंपल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नमूने में एनालिस्ट के साथ प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट करना, इसका जो टाइट्रेट का प्राथमिक उद्देश्य है यही होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। अनुमापी विश्लेषण में मानक समाधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है तुलना के लिए एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी आपका टाइट्रेशन के अंतिम बिंदु मतलब एंड पॉइंट को निर्धारित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है एक अभिकारक के रूप में कार्य करना जो एनालिस्ट के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक अभिकारक यानी कि आपका एक अभिकारक के रूप में कार्य करना जो आपका एनालिस्ट के साथ क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय विश्लेषणात्मक तकनीकी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गुरुत्वीय विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी है आपका आयतन मीट्रिक यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइमेट्रिक विश्लेषण। और ऑप्शन नंबर सी है आपका अपवर्तन मिति। ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये जो है आपका एक क्लासिकल एनालिटिकल नहीं है, बाकी सारे आपके क्लासिकल एनालिटिकल हैं। ऑप्शन नंबर डी से हमारा इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में नमूनाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है आपका किसी पदार्थ की संरचना निर्धारित करना। बी है आपका किसी पदार्थ की मात्रा यानी कि वैल्यू को कम करना। ऑप्शन सी है विश्लेषण को अधिक लागत प्रभावी करना, कॉस्ट यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव करना। और ऑप्शन डी है आपका किसी पदार्थ का एक प्रतिनिधि भाग प्राप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा किसी पदार्थ का एक प्रतिनिधि भाग यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन है उसको प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 हमारा। नमूना तैयार करने के संदर्भ में समरूपीकरण से क्या तात्पर्य है? होमोजेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट है नमूने को सुखाने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है नमूने को समानता यानी कि यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने की अच्छी तरह मिलाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है नमूने के आकार यानी साइज को इंक्रीज करने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी हमारा नमूने को सही तरीके से संग्रहित यानी कि स्टोर करने की प्रक्रिया है। तो आपका जो हेमो आपको बताना है जो आपका होमोजेनाइजेशन है प्रक्रिया वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा एक नमूने को जो यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह मिलाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 56 हमारा। समग्र नमूना कंपोजिट जो सैंपल है क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है आपका एक सैंपल एक विशिष्ट समय बिंदु मतलब स्पेसिफिक पॉइंट है से लिया गया नमूना है।
बी आपका सैंपल दैट हैज़ बीन फ़िल्टर्ड टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स, एक नमूना जिसे बड़े कणों को हटाने के लिए फ़िल्टर किया गया है। ऑप्शन सी है विभिन्न स्थानों से लिए गए छोटे नमूने को मिलाकर बनाया गया एक सैंपल। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा एक नमूना जिसे स्टोर किए गए संरक्षक यानी कि आपका प्रिजर्वेटिव के साथ मिलाया गया हो। तो जो आपका कंपोजिट सैंपल है, ठीक है, कंपोजिट सैंपल जो होता है वो आपका होता है जो कई स्थानों से मतलब सैंपल को इकट्ठे किए जाते हैं, छोटे नमूने को मिलाकर बनाया गया एक बड़ा नमूना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी। सैंपल मेड बाय कंपलिंग सेम्बलर सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अगला क्वेश्चन है 57 है हमारा, बैक्टीरिया जो मुर्गी के मांस में पाया जाता है बताना है कौन सा है। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन चिकन मीट। ऑप्शन फर्स्ट है कैम्पिलोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोबैसिलस, आपका ऑप्शन सी है इकोलाई, ऑप्शन नंबर डी है लिस्टेरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैम्पिलोबैक्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैम्पिलोबैक्टर। जो मुर्गी के मांस में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है वो कैम्पिलोबैक्टर होता है, और लैक्टोबैसिलस आपका ये गुड बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, परजीवी जो मुख्य रूप से सूअर के मांस में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ट्राइकिनेला, बी है टाक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है आपका जियार्डिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो सूअर के मांस में पाया जाने वाला परजीवी होता है वो आपका ट्राइकिनेला होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ट्राइकिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 59 हमारा, प्रोटिस्टा समूह का जीव कौन सा है आपको बताना है। विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोटिस्टा ग्रुप। ऑप्शन फर्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट, ऑप्शन बी है आपका यूग्लेनोइड, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रोटिस्टा समूह के जो आपके जीव हैं वो आपका ऑप्शन फर्स्ट भी है डाइनोफ्लैजिलेट, और आपका यूग्लिनोइड भी है, स्लाइम मोल्ड भी होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, पेनिसिलिन का उदाहरण कौन सा है आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिन। फर्स्ट आपका जेंटामाइसिन, बी आपका सेफ्राडॉक्सिल, सी है जिथ्रोमाइसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका एमोक्सिक्लिन, एमोक्सिक्लिन। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पेनिसिलिन का जो एग्जांपल है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है, एमोक्सिक्लिन जो होता है ये पेनिसिलिन है, बाकी आपका ये सभी एंटीबायोटिक होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और हम लोग के आई थिंक से जी आप लोग के आज 60 ही क्वेश्चन थे। एक्चुअली मैं था नहीं, थोड़ा आज मैं बताया था आप लोग को कि वही दवा वगैरह लेने चले गए थे, थोड़ा चोट वोट जो लगी थी पट्टी वट्टी चेंज कराने, तो उसी में टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाया। तो आज हम लोग 60 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी कल आपका जो है 100 क्वेश्चन होंगे, और ऑलमोस्ट आप लोग के जो भी सिलेबस हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। बस 2-3 क्लासेस आपको और लगेंगी, 2-3 क्लासेस मैं दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको 14 तक 13-14 तक क्लासेस देता रहूं, और बाकी जो भी प्रीवियस लेक्चर है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, चूँकि अब 4-5 दिन में है, कुछ नया पढ़ने के लिए आप ट्राई ना करें ज़्यादा। जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसी को अच्छे से रिवीजन करते रहें, बस वही सफिशिएंट है। जहाँ से भी आप पढ़े हो रिवीजन करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर कंटेंट हमारा स्पेशली अगर आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लोग को इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग का जो कंप्यूटर और यूपीजे के एक महामैराथन है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से बस रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप लोग का आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।